सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए हैं, महाराष्ट्र बोर्ड का सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किए हैं, दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके। ओके, तो उसमें हमने डिस्कस किया था, फ्लूइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, देन प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया था, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, वैक्यूम प्रेशर, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। देन पास्कल्स लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस लेसन देखिए, प्रीवियस पार्ट्स देखिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट को आपको कुछ भी तकलीफ ना हो सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन के प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था इंटरमोलिकुलर थ्योरी, इंटरमोलिकुलर थ्योरी। ओके, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है इंटरमोलिकुलर थ्योरी, इंटरमोलिकुलर थ्योरी करके, ये सेकेंड पार्ट था, तो ये सेकेंड पार्ट आपको देखना ही है, तभी इस पार्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो ये थर्ड पार्ट है, शायद ये फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में इंटरमोलिकुलर थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इसको मैं इरेज करता हूं। देखो, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी करके, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी करके, तो इस दोनों टर्म के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब मैंने आपको बताया था, ये समझो ये सरफेस है, समझो ये सरफेस है और इधर वाटर है, इसके अंदर वाटर है। तो वाटर के ऊपर के मॉलिक्यूल, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसके ऊपर ऐसे एक स्ट्रेचेबल फोर्स लगता है, स्ट्रेचेबल फोर्स लगता है, ऐसे स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते थे? सरफेस टेंशन बोलते थे। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे उसका डेफिनेशन और उसका सभी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे सरफेस टेंशन। देखो, ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन मतलब समझो एक टैंक है, एक टैंक है, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर वाटर है, और आपने अगर ऊपर से देखा, इमेजिनेशन करो, अगर आप टैंक को ऊपर से देख रहे हो तो टैंक आपको कैसे दिखेगी? ऐसे सर्कुलर दिखेगी। ओके, ऊपर से अगर आप देखते हो एक टैंक को, इसके अंदर वाटर है, तो आपको वो टैंक कैसे दिखेगी? सर्कुलर दिखेगी। ओके, तो वो है टॉप व्यू, इसको हम बोलते हैं टॉप व्यू, ऊपर से आप देख रहे हो। ओके, और वो टैंक कैसे दिख रही है आपको? सर्कुलर दिख रही है, तो ये टॉप व्यू है। ओके, तो देखो, सरफेस टेंशन T is defined as the tangential force acting per unit length। टेंजेंशियल फोर्स, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, टेंजेंशियल फोर्स दैट इज नथिंग बट F पर यूनिट लेंथ करके। ओके, पर यूनिट लेंथ ये रहता है सरफेस टेंशन T। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन फोर्स कौन सा रहता है ये आप अंडरस्टैंड करो। ऊपर से आप देख रहे हो, ये इस ऊपर से आप एक लाइन माननी है, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन एक माननी है। ओके, इमेजिनरी लाइन एक माननी है। तो आप अगर इस पॉइंट के ऊपर समझो ये ऐसे, ओके, और ये वाटर है, इधर सभी वाटर है, आपने क्या किया? एक लाइन मार दिया, इमेजिनरी लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइन मार दिया, तो ये मॉलिक्यूल भी रहेगा, इस साइड भी मॉलिक्यूल रहेगा, लाइन के इस साइड मॉलिक्यूल रहेंगे, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इनको अट्रैक्ट करेंगे, तो इधर फोर्स जनरेट होगा, इधर फोर्स ऐसे जनरेट होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये फोर्स ऐसे जनरेट होगा। आप ऊपर से देख रहे हो, आप ऊपर से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? ये सर्कल दिखेगा, और ये लाइन इमेजिनरी लाइन है, और इमेजिनरी लाइन के साइड के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? स्ट्रेच के फॉर्म में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो ऑलवेज टेंशन में रहते हैं। ओके, तो वही फोर्स हमने इधर दिखाया है। देखो, इधर फोर्स हमने दिखाया है, ये मॉलिक्यूल समझो ये मॉलिक्यूल्स है, तो इन मॉलिक्यूल के वजह से ऐसे स्ट्रेचेबल फोर्स इधर लग रहा है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेकिन ये स्ट्रेचेबल फोर्स कितना लेना है आपको? पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मतलब आपकी ये लाइन कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। 1 मीटर लाइन पे कितना फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड सरफेस टेंशन मतलब। देखो, सरफेस टेंशन T is defined as
द टेंजेंशियल फोर्स, ये है टेंजेंशियल फोर्स, ये है टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है उसके बोथ साइड पे, मतलब दोनों साइड पे कितना फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस मतलब ये है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब इसके ऊपर आपने अगर एक 1 मीटर लाइन ड्रॉ कर दिया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन कर दिया और उनके दोनों साइड कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड सरफेस टेंशन मतलब। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूं। तो डेफिनेशन आपको पूछेंगे तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ करके, फोर्स पर यूनिट लेंथ करके। फोर्स कौन सा है, टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स। ओके, टेंजेंशियल फोर्स ये आपको रिमेंबर करना है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन और लेंथ का ऐसा यूनिट होगा मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेंशन, दैट इज नथिंग बट टी करके। ओके, तो ये भी आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है सरफेस एनर्जी मतलब क्या, सरफेस एनर्जी मतलब क्या। तो सरफेस एनर्जी अंडरस्टैंड करने के लिए प्लीज अंडरस्टैंड करो, आपके पास मैंने एक डायग्राम निकाला था, समझो इधर एक मॉलिक्यूल है ए मॉलिक्यूल, इधर बी मॉलिक्यूल है और इधर सी मॉलिक्यूल, हमने एक डायग्राम निकाला था। अगर ए मॉलिक्यूल है तो सभी ओर क्या लगेगा, सेम फोर्स लगेगा, सभी ओर सेम प्रेशर लगेगा। ओके, और इधर आप देखते हो तो इधर का अगर आप इन्फ्लुएंस, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखते हो, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखते हो तो ये थोड़ा ऊपर भी लगेगा, दैट इज द एयर के वजह से थोड़ा प्रेशर लगेगा, लेकिन इसके ऊपर बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड के वजह से नीचे ही ज्यादा से ज्यादा नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे ही लगेगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आता है, सरफेस के ऊपर आता है तो इधर भी फोर्स लगेगा। ओके, इधर भी फोर्स लगेगा और इधर भी स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा रहेगा इसका। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो ये सी पार्ट, सी मॉलिक्यूल है, तो ये सी मॉलिक्यूल ऑलवेज कैसे रहेगा, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर एक्ट करेगी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज ऐसे स्ट्रेचेबल में रहेगा, ऑलवेज ऐसे स्ट्रेचेबल में रहेगा। स्ट्रेचेबल में रहेगा मतलब उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड। सरफेस के ऊपर जब मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर रहेगा, जब मॉलिक्यूल समझो ये वाटर है, इसके ऊपर अगर कौन सा भी मॉलिक्यूल ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सभी के अंदर एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज ऐसे स्ट्रेचेबल रहेगा मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर एनर्जी रहेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी। इमेजिनेशन करो, एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, तो उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो, द एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर, सरफेस लेयर के ऊपर, ये है सरफेस लेयर। ओके, ये है सरफेस लेयर, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी रहती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ओके, तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, वो डिराइव हम करेंगे 1 by 1। देखेंगे इधर, देखो रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज द टी एंड सरफेस एनर्जी, इन दोनों के बीच में, सरफेस एनर्जी इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। वो रिलेशन हम, दैट इज नथिंग बट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ओके, तो देखेंगे इधर, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो इधर एक फ्रेम है, समझो एक फ्रेम है, ये एक प्रैक्टिकल है। ओके, सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे और इस कॉन्सेप्ट से हम डिराइव करेंगे सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का रिलेशन हम डिराइव करेंगे। ओके, तो देखो इधर एक समझो एक ये है, ऐसे फ्रेम है, उसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर फ्रेम। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये है रेक्टेंगुलर फ्रेम ऐसे। ओके, ये है रेक्टेंगुलर फ्रेम ऐसे। ओके, तो कंसीडर ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर PPSS, P डैश इट इज P डैश S डैश करके, S डैश करके। ओके, ये P डैश S डैश है। ओके, तो ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। रेक्टेंगुलर फ्रेम होता क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। रेक्टेंगुलर फ्रेम मतलब ये ऐसे,
समझो ये पेन्स है, ये ऐसे, सॉरी, इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम। ओके, ये वायर है, ये वायर है। ओके, इमेजिनेशन हो रहा है आपको। ये एक ऐसा पेन है, समझो ये एक ऐसा पेन है, ये पेन है, ये एक फ्रेम है और ये एक फ्रेम है, ये ऐसे। ओके, सॉरी, ये ऐसे, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम। इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। ओके, ये खाली रहता है। ओके, ये खाली रहता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये ऐसे, इस साइड एक फ्रेम वायर रहती है, इस साइड एक वायर रहती है और ये एक वायर रहती है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम करके। ओके, रेक्टेंगुलर फ्रेम। इट इज फिटेड विथ ए मूवेबल आर्म क्यूआर। मूवेबल आर्म क्यूआर मतलब, प्लीज अंडरस्टैंड करो, मूवेबल आर्म क्यूआर मतलब कैसा है। समझो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है और इसके अंदर एक ऐसी फ्रेम है, ये मूवेबल करती है, ऐसे मूवेबल करती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये ऐसे, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है और ये ऐसे मूवेबल करती है, इसके अंदर ये ऐसे मूवेबल करती है। ओके, तो इमेजिनेशन हो रहा है आपको। देखो, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है और ये ऐसे मूवेबल करती है, इसके अंदर मूवेबल करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मूवेबल आर्म बोलते हैं। ओके, तो मूवेबल आर्म क्यूआर है। देखो इधर मूवेबल आर्म, ये है क्यूआर, ये है क्यूआर, ये क्यूआर, क्यू से आर तक ये क्या करता है, ये आर्म क्या करता है, ऐसे मूव करता है, इधर भी मूव करेगा और इधर भी मूव करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, दिस फ्रेम इज डिप्ड इन ए सोप सोल्यूशन। समझो एक सोप सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन है, इसके अंदर आपने क्या किया, इस फ्रेम को लेके डिप किया, इस फ्रेम को लेके उसके अंदर डिप किया, तो वो क्या करेगा, आपने बच्चे थे तब आप एक फुगा करके ऐसे छोड़ देते थे। ओके, छोड़ देते थे, वो स्मॉल फुगे बनते थे। ओके, स्मॉल सर्कल्स बनते थे। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट है। तो इधर क्या होता था, दिस फ्रेम इज डीप्ड इन ए सोप के सोल्यूशन में डीप करते थे एंड देन टेकन आउट। इसको आपने सोप के सोल्यूशन में डीप करने के बाद वो उसको निकालने के बाद एक लेयर जनरेट होगा, इधर एक लेयर जनरेट होगा, ये है लेयर, सोप का लेयर, सोप फिल्म का लेयर, एक स्मॉल फिल्म, थिक स्मॉल फिल्म एक जनरेट होगी। ओके, तो यही है सोप का फिल्म जनरेट होता। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कैसे कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, ए फिल्म ऑफ सोप सोल्यूशन विल बी फॉर्म विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द PQRS। तो ये Q, ये R और S, ये इन बाउंड्री के ऊपर आपको एक फिल्म जनरेट होगी। ओके, तो फिल्म जनरेट होगी मतलब स्मॉल थिन फिल्म एक जनरेट होती है, लेयर जनरेट होता है। किसका लेयर, ये सोप का लेयर जनरेट होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, जनरेट होगी। अब आपको क्या करना है, ये R है, ये R' है, ये P डैश है, इसको आपको क्या करना है, स्मॉल फोर्स लगाना है इस साइड। ये मूवेबल है, तो इसको आपको स्मॉल फोर्स लगाना है। तो स्मॉल फोर्स लगाते इधर तक लेके आना है। ओके, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझो dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये फोर्स आप कितना लगा रहे हो ना, F' फोर्स आप कितना खींच रहे हो, उसको स्लो खींचना है, क्योंकि अगर फास्ट खींचोगे तो ये फिल्म ब्रेक हो जाएगी, फिल्म बहुत स्मॉल रहती है, बहुत थिन रहती है। ओके, तो ये फोर्स आप लगा रहे हो, तो इसके वजह से ये थिन फिल्म भी क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, अपोजिट फोर्स लगेगी। ओके, लगाएगी अपोजिट फोर्स। ओके, तो F इज इक्वल टू F' हो जाएगा। ओके, और ये L इज द लेंथ ऑफ दैट मूवेबल रॉड है, मूवेबल आर्म है। मूवेबल आर्म का लेंथ कितना है, L है, और ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, dx डिस्टेंस कवर हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट लेके हमको एक डेरिवेशन करना है, स्मॉल डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं। देखो इधर एक स्मॉल डेरिवेशन है, तो ये है PQR और ये ds है करके, dx करके हमने लिया है। तो देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, when we apply F' force on the movable arm, एक मूवेबल आर्म है, ये है मूवेबल आर्म QR, सॉरी, ये है मूवेबल आर्म QR, इसके ऊपर आप फोर्स डाल रहे हो F' करके। ओके, QR करके, द इक्वल
फोर्स F इन अपोजिट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक इक्वल फोर्स एक्ट करेगा। ये किसके वजह से आ रहा है? उस फिल्म के वजह से, इस फिल्म के वजह से, उस लेयर के वजह से। वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो सोप बबल जो रहते हैं, सोप के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो क्या करेंगे? थोड़ा फोर्स डालेंगे। ओके, अपोजिट फोर्स डालेंगे। तो ये F एंड F' दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। देखो इधर हमने लिखा है, इफ लेंथ ऑफ QR इज L एंड द फ्रेम डिस्प्लेस्ड dx। सो ये फ्रेम वरना आर्म करके, मूवेबल आर्म करके बोल सकते हो। ये मूवेबल आर्म इधर से इधर डिस्प्लेस हुआ है, तो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है? dx करके। देन द इनवर्ड फोर्स कितना होगा? इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? दैट इज द फोर्स F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन T इंटू 2L। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन L था, लेकिन आपको फोर्स अगर फाइंड आउट करना है तो F इज इक्वल टू T इंटू L हो जाएगा। ओके, तो इतना फोर्स लगा रहा है ये सरफेस टेंशन के वजह से। लेकिन हमने 2 क्यों लिए है? ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्यों लिए है? क्योंकि समझो ये सरफेस फिल्म है, तो इस साइड भी एक सरफेस रहेगा और इस साइड भी एक सरफेस रहेगा। तो दो सरफेस है, इस साइड भी एक सरफेस रहेगा और इस साइड भी एक सरफेस रहेगा। इसके वजह से 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हमने लिए। ओके, आपको रिमेंबर करना है 2 सरफेस है। देखो ये फिल्म है, तो ये भी एक सरफेस रहेगा और इसके पीछे भी एक सरफेस रहेगा। उसके वजह से हमने 2L लिए। अगर एक ही सरफेस होता, समझो यही क्या रेक्टेंगुलर फ्रेम अगर आपने वाटर के अंदर रख दिया, ये समझो ये ऐसे वाटर है और उसके अंदर रख दिया, तो ऊपर का फ्रेम उतना ही सरफेस टेंशन लगाएगा, नीचे का नहीं। क्योंकि नीचे का ये फ्रेम क्या रहता है? नीचे का वो जो लेयर रहता है वो क्या करेगा? वाटर के अंदर रहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेकिन ये दोनों लेयर एयर को लग के हैं, इसीलिए हम 2 सरफेस लेंगे। दैट इज, इसीलिए हमने क्या लिया इधर? 2L लिए। आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। दो द वर्क डन अगेंस्ट फोर्स F इज गिवन बाय। देखो आपने अगर इधर फोर्स डाले हो तो ये मूवेबल आर्म इधर से इधर आया है, तो वर्क तो डन होगा। ओके, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स, दैट इज फोर्स इंटू dx करके, फोर्स इंटू dx। आप कितना फोर्स लगा रहे हो? दैट इज नथिंग बट F' फोर्स लगा रहे हो। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? दैट इज नथिंग बट dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो कितना छोटा वर्क? dw मतलब स्मॉल वर्क। ओके, तो dw कितना हो रहा है? F' इंटू dx करके। F' एंड F दोनों क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि आप कितना फोर्स लगा रहे हो उतना फोर्स ये भी, टेंशन भी लगता जाएगा, टेंशन बढ़ता जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ता जाएगा। ओके, दैट इज नथिंग बट फोर्स बढ़ता जाएगा। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T F' मतलब इक्वल टू F है, या T इंटू 2L इंटू dx हो जाएगा। 2 इंटू TL इंटू dx हो जाएगा। तो यही वर्क बट 2L इंटू dx इज इक्वल टू क्या है? देखो 2L इंटू dx, लेन इंटू ब्रेड क्या है? दैट इज नथिंग बट एरिया है, दैट इज नथिंग बट dx है। ओके, तो 2L इंटू dx इज नथिंग बट स्मॉल एरिया dA करके। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? TdA हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। T मतलब सरफेस टेंशन है, dA मतलब एरिया है, एरिया ऑफ दिस फिल्म, ये इसका एरिया। ओके, तो dA और dw मतलब वर्क डन है। तो यही वर्क डन हमने लिखा है इधर। दिस वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द फिल्म इज स्टोर्ड इन द एरिया dA ऑफ द फिल्म एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। प्लीज अंडरस्टैंड करो, आपने अगर इधर फोर्स डाल रहे हो, तो ये क्या करेगा? इधर स्ट्रेचिंग फोर्स ज्यादा होते जाएगा, स्ट्रेचिंग फोर्स ज्यादा होते जाएगा। तो आप कितना फोर्स डालोगे उतना स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप होते जाएगा। तो वो उसी स्ट्रेचिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड सरफेस एनर्जी मतलब। देखो दिस वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द फिल्म इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ dA। तो आप कितना वर्क डाल रहे हो उतना इधर टेंशन जनरेट हो रहा है, और वो टेंशन एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द
कॉन्सेप्ट बिटवीन वर्क डन, दैट इज वर्क डन मतलब ही सरफेस टेंशन। ओके, तो यही सरफेस एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू डी ए हो जाएगा। आपको फॉर्मूला अगर चाहिए सरफेस एनर्जी का तो फॉर्मूला हो जाएगा ये, वर्क डन इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी, दैट इज नथिंग बट टी डी ए हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला आपको पूछे तो ये हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, टेंशन का एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर, और एरिया का एसआई यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का एसआई यूनिट दैट इज नथिंग बट जूल आप कह सकते हो, वरना न्यूटन मीटर कह सकते हो। ओके, तो ये है सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला एंड सरफेस एनर्जी का एसआई यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट करके, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। एंगल ऑफ कांटेक्ट के डेफिनेशन से पहले आपको रिमेंबर करना है, समझो ये सरफेस है, ये बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अभी रिमेंबर करना है ये सरफेस है, इसके ऊपर एक वाटर है, समझो वाटर का लेयर है, एक वाटर है, समझो वाटर का बूंद है, समझो एक स्मॉल ड्रॉप है। ओके, तो ये ड्रॉप, ये सरफेस का सरफेस है और ये वाटर है। तो इस वाटर को अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस वाटर को, ये स्फेरिकल फॉर्म का, स्फेरिकल के फॉर्म में है, तो एक आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो उस टेंजेंट और इस सरफेस, इन दोनों के बीच के एंगल को ये हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब, देखो आपने एक ड्रॉप है, एक वाटर का स्पीयर, एक वाटर का ड्रॉप है और एक सरफेस है, समझो इसको आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इन दोनों के बीच का जो एंगल जनरेट होता है, तो उसी को, वो एंगल किसके अंदर होना चाहिए, ये एंगल ऐसे भी जनरेट होगा, इधर भी जनरेट होगा एक एंगल। ओके, लेकिन ये एंगल आपको नहीं लेना है, एंगल जो लेते हो वो एंगल किसके अंदर होना चाहिए, वाटर लिक्विड के अंदर होना चाहिए, मतलब वाटर ड्रॉप के अंदर होना चाहिए, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट था। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, एक प्रैक्टिकल थिंग लेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो इधर, देखो द एंगल ऑफ कांटेक्ट, इधर आपको क्या लिया है, एक समझो वाटर लिए हमने, वाटर लिए, ओके, और वाटर के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब बहुत स्मॉल रहती है, एक साइड ओपन रहती है और दूसरी साइड, दोनों साइड क्या रहती है, शायद वो ओपन रहती है। ओके, दोनों साइड ओपन रहती है, दोनों साइड ओपन रहती है। तो इधर आपने ऐसे ये कर दिया, इसको डीप कर दिया, तो ये वाटर इसमें जो रहती है वाटर, वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, वो क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, और इधर एक ऐसे स्ट्रक्चर जनरेट करता है वाटर। आप अगर ये एक ट्यूब में देखते हो, एक कैपिलरी ट्यूब में देखते हो, वरना एक ट्यूब में, एक ट्यूब लेके वाटर के अंदर डीप करने के बाद ये वाटर थोड़ा ऊपर आके ऐसे ऐसे जनरेट करेगा, ये स्ट्रक्चर जनरेट करता है, ऐसे जनरेट करता है। ओके, ऐसा रहता है। आप कभी भी देखो, ये ट्यूब है, समझो ये ट्यूब है, तो ये वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा इधर आके। ओके, तो ये वाटर रहेगा, ये वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। तो उस वाटर के स्ट्रक्चर को आपने क्या कर दिया, इसको मैं इरेज करता हूं, आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यही सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस हमने डिस्कस किया, वही टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये स्पेरिकल है, ये स्पेरिकल सरफेस है ऐसे, तो उसको आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये सरफेस दैट इज द सॉलिड सरफेस है ना, ये सॉलिड सरफेस कौन सा है, ग्लास का सॉलिड सरफेस, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, तो ग्लास का सॉलिड सरफेस और ये टेंजेंट, इन दोनों के बीच के एंगल को ये हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ए लिक्विड, ये है लिक्विड, ओके, लिक्विड एंड ए सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस कौन सा है, ये ग्लास है, सॉलिड सरफेस कौन सा है, ग्लास है। सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसको आपने क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। सरफेस ऑफ द सॉलिड मतलब ये, इन दोनों के बीच के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सॉलिड लिक्विड। ऑलवेज ये एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड और सॉलिड के बीच में रहता है, लिक्विड में नहीं,
सॉलिड सॉलिड में नहीं, लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो एंगल जनरेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, एंड ये ऑलवेज सरफेस के ऊपर जनरेट होता है, सरफेस के ऊपर, ओके, सरफेस के ऊपर। देखो समझो ये आपका ड्रॉप है, इधर नहीं जनरेट होगा, वो एंगल इधर नहीं जनरेट होगा, ये सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है ना इसका, ओके, तो इसके ऊपर ही वो एंगल क्या हो जाएगा, जनरेट होगा। इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन, वो टेंजेंट और टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड। सरफेस ऑफ द सॉलिड ये है सरफेस ऑफ द सॉलिड, एंड ये है टेंजेंट ड्रॉन। इन दोनों के बीच के एंगल को ये हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो इधर हम पॉइंट्स देखेंगे ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पॉइंट्स कौन से देखेंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट, when the angle of contact is acute, when the angle of contact is acute, the liquid forms the concave meniscus। इसको हम बोलते हैं, इस स्फीयर को, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। मेनिस्कस आपको रिमेंबर करना है, इस स्ट्रक्चर को, जो वाटर ट्यूब में आती है, जो वाटर ट्यूब में आता है, ओके, तो ये ऐसे जनरेट करता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर जनरेट करता है, तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ मेनिस्कस है, एक तो कॉन्केव मेनिस्कस एंड सेकेंड वन इज द कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये कॉन्केव मेनिस्कस मतलब क्या, प्लीज अंडरस्टैंड करो। व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। देखो ये एंगल कितना है, लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। और ये एक्यूट एंगल कौन सा मेनिस्कस जनरेट करता है, कॉन्केव मेनिस्कस। देखो ये कॉन्केव है, कॉन्केव है, ये कॉन्केव है, कॉन्केव, ओके। तो ये गुहे के अंदर जाते जैसे दिख रहा है आपको, गुहे के अंदर, केव मतलब गुहा, ओके, कॉन्केव, केव के अंदर जाते ऐसे दिख रहा है आपको, ओके। तो कॉन्केव मेनिस्कस ये डेवलप करेगा। आपको ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो, गुहे के अंदर, केव मतलब गुहा, ओके, गुहे के अंदर जाते हुए ऐसे दिख रहा है आपको, इसलिए ये कॉन्केव मेनिस्कस जनरेट करेगा, ओके। और एंगल कितना होना चाहिए, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, कितना भी रहने दो, वो एक्यूट एंगल जनरेट करता है। ये किस में होता है, ये ऑलवेज ग्लास एंड वाटर कॉम्बिनेशन में होता है। कॉम्बिनेशन, ग्लास और वाटर कॉम्बिनेशन है, तो आपको रिमेंबर करना है, आपको पूछेंगे कॉन्केव मेनिस्कस कौन से कॉम्बिनेशन में जनरेट होता है, एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल होगा ग्लास एंड वाटर। ग्लास एंड वाटर में ऑलवेज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना रहता है, एक्यूट एंगल रहता है, लेस देन 90 डिग्री रहता है, और सेकेंड थिंग कॉन्केव मेनिस्कस जनरेट होता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अगर आपको देखना है तो एक ट्यूब ले लो, और एक इसमें डीप करो, तो आपको स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा स्ट्रक्चर, ये ऐसे मिलेगा, ओके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव मेनिस्कस बोलते हैं, वरना एक्यूट एंगल जनरेट होता है। नेक्स्ट आएगा व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो इस टाइप का लिक्विड, इस टाइप के लिक्विड, देखो ये ऐसे टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और टेंजेंट और सरफेस के बीच का एंगल, दैट इज नथिंग बट थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उधर ऑब्ट्यूज एंगल जनरेट होता है, और मेनिस्कस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा। आई होप यू अंडरस्टूड कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये होता है जनरली ग्लास एंड मर्क्यूरी के बीच में। मर्क्यूरी ऑलवेज ये ऊपर नहीं जाती है, ये मर्क्यूरी, ज्यादा से ज्यादा मर्क्यूरी, ओके। मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जनरेट होता है वो ऑब्ट्यूज रहता है, और मेनिस्कस रहता है वो कॉन्वेक्स रहता है, ओके। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने। तो इसको मैं इरेज करता हूं, और पॉइंट्स डिस्कस करने हैं हमें, इधर ही देखेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल वाटर ग्लास इंटरफेस फॉर्म्स द कॉन्केव मेनिस्कस, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। और मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस मतलब मर्क्यूरी और ग्लास का जो इंटरफेस कॉम्बिनेशन रहता है वो फॉर्म करता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस करके, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसके बारे में आपको रिमेंबर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेंगे मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस फॉर्म्स विच मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। वाटर ग्लास इंटरफेस फॉर्म्स कॉन्केव मेनिस्कस,
और वाटर ग्लास इंटरफेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री, दैट इज नथिंग बट एक्यूट एंगल रहता है, और मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस रहता है वो ऑब्ट्यूस एंगल रहता है विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था पॉइंट रिलेटेड टू एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो नेक्स्ट रिमेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे इधर शेप ऑफ मिनिस्कस। शेप ऑफ मिनिस्कस देखो, दो शेप ऑफ मिनिस्कस रहते हैं, एक तो कॉन्केव मिनिस्कस, ओके ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, देखो इधर, ओके तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्केव मिनिस्कस दैट इज नथिंग बट एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्केव मिनिस्कस का एंगल कौन सा रहता है? एक्यूट एंगल रहता है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे ये किसके वजह से होता है, ऐसे एक्यूट एंगल क्यों होता है, ये कॉन्केव मिनिस्कस क्यों होता है, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखेंगे इधर, देखो ये फिगर है, ये ग्लास है समझो, ऐसा है ये, एक्चुअली ये ऐसा है, ग्लास के अंदर लिक्विड है, ग्लास के अंदर लिक्विड है, और हमने क्या लिया है, ये लिक्विड कैसा रहता है, ऐसे रहता है ना, ऐसा शेप रहता है, ऐसे शेप रहता है, समझो ये वाटर है, ऐसा शेप रहेगा, ऐसा शेप रहेगा, ये ऐसे शेप रहेगा। तो ये शेप के वजह से जो ये लिक्विड ऐसे आ रहा है, ये जो लिक्विड ऐसे आ रहा है, ओके जो लिक्विड ऐसे हो रहा है, उसके वजह से ये ग्लास, हमने ये सॉलिड लिया है, ये सॉलिड, और इस साइड हमने लिया है लिक्विड। ओके, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, और ये सरफेस है, ये सरफेस इधर हमने दिखाया, देखो ये सरफेस है। ओके, और ये सॉलिड है, समझो ये ग्लास है, ग्लास है करके, और ये लिक्विड है, लिक्विड है, दैट इज नथिंग बट वाटर करके आप समझ सकते हो, वाटर। ओके, ये स्ट्रक्चर हमने इधर कंसिडर किया है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो इधर क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो देखेंगे फर्स्ट वन, नेट एडेजिव फोर्स दैट इज नथिंग बट एपी। एपी इज द नेट एडेजिव फोर्स। देखो ये मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है, ए मॉलिक्यूल। ओके, तो ए मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा होगा, ऐसे होगा। इसके ऊपर फोर्स कौन से लगते हैं, उसके वजह से, फोर्स के वजह से वो लिक्विड कैसे होता है, ऐसे होता है। ये फोर्स के वजह से लिक्विड ऐसे हुआ है। ओके, तो वो कैसे फोर्स के वजह से ऐसे होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इधर जनरेट हो रहा है, और इधर क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया है। ओके, मॉलिक्यूल कौन सा है, ये मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किए। ओके, तो इस मॉलिक्यूल के वजह से दो फोर्स रहेंगे, एक तो एडेजिव फोर्स रहेगा, एडेजिव फोर्स हमने डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में, एडेजिव फोर्स एंड कोएजिव फोर्स। कोएजिव फोर्स मतलब, एडेजिव फोर्स मतलब जो फोर्स रहता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब ये एक मॉलिक्यूल अलग है, वाटर का मॉलिक्यूल है, और इधर एक ग्लास का मॉलिक्यूल है, समझो ग्लास का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल, दो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडेजिव फोर्स बोलते हैं। ओके, तो इन दोनों, इधर भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ग्लास के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और ये वाटर के मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा, एक अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा, और एक इधर भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे इधर, और इन दोनों के बीच में भी एक मॉलिक्यूल का फोर्स रहेगा, दैट इज नथिंग बट कोएजिव फोर्स, बिकॉज दिस इज आल्सो ए वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज आल्सो ए वाटर मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स रहेगा, दैट इज द कोएजिव फोर्स रहेगा। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो, नेट एडेजिव फोर्स एपी एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज हॉरिजॉन्टल। नेट एडेजिव फोर्स मतलब, एडेजिव फोर्स किसके वजह से, ये मॉलिक्यूल, ग्लास के मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दैट इज द वाटर के मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा। ग्लास क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट एपी। ये है एपी फोर्स। एपी फोर्स ऐसे लग रहा है, एपी फोर्स ऐसे लग रहा है, एंड दैट इज ऑलवेज लगता है हॉरिजॉन्टल। ऑलवेज हम कंसीडर करते हैं एज द हॉरिजॉन्टल। ओके, नेक्स्ट और एक फोर्स लगेगा, नेट कोहेजिव फोर्स। नेट कोहेजिव फोर्स दैट इज नथिंग बट एसी। देखो ऐसे लग रहा है नेट कोहेजिव फोर्स, ये नेट कोहेजिव फोर्स, ये है नेट कोहेजिव फोर्स। नेट कोहेजिव फोर्स इनसाइड लगेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स उसको खींचेंगे, इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को, ए मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, वो खींचेंगे, ऐसे नीचे खींचेंगे। तो नेट फोर्स कैसे लगेगा, दैट इज नथिंग बट डाउनवर्ड लगेगा, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है।
Okay, I hope you understood. That is AC, acting on molecule is directed at nearly 45 degree, 45 degree, nearly 45 degree एंगल पे लगता है on either side of the surface, on either of the surface, on either of the surface मतलब ये surface और ये surface, इन दोनों के बीच में वो लगता है, नियरली 45 डिग्री एंगल पे लगता है, 30 डिग्री ऐसे लगता है वो. ओके, वो डिपेंड करेगा ये लिक्विड कौन सा है और ये सॉलिड कौन सा है, इन दोनों के बीच में वो कॉम्बिनेशन डिफाइन करता है, लेकिन नियरली 45 डिग्री पे वो लगता है. ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है. नेक्स्ट देखो, सी पॉइंट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द एडेजिव फोर्स इज सो लार्ज. आपने देखा होगा ग्लास और वाटर में, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में फोर्स रहता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स रहता है वो थोड़ा कम रहता है, दैट इज नथिंग बट कोहेजिव फोर्स. कोहेजिव फोर्स कम रहता है एंड ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में रहता है जो फोर्स, दैट इज नथिंग बट एडेजिव फोर्स, वो ज्यादा रहता है. एडेजिव फोर्स क्या रहता है, ज्यादा रहता है. ये आपको रिमेंबर करना है. ग्लास और वाटर के बीच में जो फोर्स रहता है, जो फोर्स रहता है, ऑलवेज एडेजिव फोर्स इज मोर देन द कोहेजिव फोर्स. ओके, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में अगर एडेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेजिव फोर्स आता है, अगर एडेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेजिव फोर्स आता है, तो इस टाइप का कॉन्केव मेनिस्कस जनरेट होता है, कॉन्केव मेनिस्कस जनरेट होता है. वरना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहता है, एक्यूट एंगल रहता है. ओके, तो ये क्यों रहता है, देखो अगर ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, प्लीज अंडरस्टैंड करना है इसको मैं इरेज करता हूं, रहने दो. ओके, तो ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, तो इधर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है और इधर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर एक फोर्स और इधर एक फोर्स, तो रिजल्टेंट किधर होगा, मिडल होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स. ये है रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स किसमें है, सॉलिड में है. मतलब सॉलिड ज्यादा उसको अट्रैक्ट कर रहा है, सॉलिड उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसके वजह से ये ऊपर जा रहा है. ऐसे स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये वाटर का स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है. क्यों, क्योंकि इसका रिजल्टेंट इनसाइड द सॉलिड है. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एडेजिव फोर्स इज सो लार्ज दैट द नेट फोर्स AR, नेट फोर्स मतलब इन दोनों के फोर्स के वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, दैट इज AR. वो AR किधर है, डायरेक्टेड इनसाइड द सॉलिड, इनसाइड सॉलिड के इनसाइड लग रहा है. इसके वजह से ये स्ट्रक्चर कैसे जनरेट हो रहा है, ऐसे जनरेट हो रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, फॉर द रिजल्ट ऑफ फोर्स AR टू बी नॉर्मल टू द टेंजेंट, नॉर्मल टू द टेंजेंट, इधर टेंजेंट कौन सा है, मैं इसको इरेज करता हूं, ये है टेंजेंट. देखो ये सरफेस ऐसे है, तो इसको टेंजेंट कौन सा है, ये है AT, AT इज द टेंजेंट, ये A और AT, AT इज द टेंजेंट, उसको नॉर्मल ये AR फोर्स लग रहा है, दैट इज नथिंग बट रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं इसको. एडेजिव फोर्स और कोहेजिव फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है, AR फोर्स है. ओके, और ये AR फोर्स टेंजेंट नॉर्मल है, टेंजेंट को नॉर्मल है. टेंजेंट मतलब ये है टेंजेंट, इसको टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, और उसको 90 डिग्री कौन सा है, AR है. देखो नॉर्मल मतलब 90 डिग्री. फॉर द रिजल्टेंट फोर्स AR टू बी नॉर्मल टू द टेंजेंट, नॉर्मल टू द टेंजेंट मतलब 90 डिग्री पे है. द लिक्विड नियर द वॉल शुड पाइल अप, पाइल अप मतलब ऊपर जाएगा लिक्विड, नियर द वॉल उतना ही, नियर द वॉल उतना ही. क्यों, क्योंकि ये ग्लास इसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट कर रहा है. इधर नजदीक जो मॉलिक्यूल्स है, वॉल के नजदीक जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर ही वो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, उसके वजह से वो ऊपर जा रहा है. ओके, तो सॉलिड बाउंड्री, तो इसको हम बोलते हैं, ये किसके वजह से आ रहा है, बिकॉज एडेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेजिव फोर्स, कोहेजिव फोर्स. सो कोहेजिव फोर्स से ज्यादा है, इसके वजह से ये कॉन्केव मेनिस्कस जनरेट हो रहा है. देखो ये कॉन्केव मेनिस्कस है, ऐसे इसको हम बोलते हैं कॉन्केव मेनिस्कस. और एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल होगा. तो थीटा कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा, दैट इज लेस देन 90 डिग्री होगा. तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है. ये क्यों होता है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स विद इन द मतलब इनसाइड द सॉलिड लग रहा है, इसके वजह से ये ऐसे जनरेट हो रहा है. ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे. देखो सेकेंड वन, सेकेंड देखो कॉन्वेक्स मेनिस्कस. अब हम डिस्कस करेंगे, इधर हो गया ये कॉन्केव मेनिस्कस हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मेनिस्कस. ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड ऑब्ट्यूस एंगल इज फॉर्म. ऑब्ट्यूस एंगल मतलब थीटा इज ग्रेटर देन
90 डिग्री। देखो अभी इस टाइप के सच कॉन्सेप्ट में इधर ज्यादा से ज्यादा Hg रहेगा, दैट इज नथिंग बट मर्क्यूरी, और सॉलिड मतलब ग्लास ही रहेगा, सॉलिड मतलब ग्लास ही रहेगा। इस टाइप के फॉर्म में देखो, इस टाइप के फॉर्म में आपको मर्क्यूरी ऐसे जनरेट होगी, ये मर्क्यूरी ऐसे होगी। वाटर रहता तो ऐसे होता था, वाटर रहता तो ऐसे होता था, लेकिन ये मर्क्यूरी है तो ऐसे जनरेट होगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेकिन ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, इसमें मैं बताता हूं आपको। द नेट एडेजिव फोर्स, इसमें भी देखो ये मॉलिक्यूल्स रहेंगे, किसके, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसके ऊपर एक एडेजिव फोर्स लगेगा, ग्लास क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और मॉलिक्यूल के किसके, मर्क्यूरी के भी मॉलिक्यूल रहेंगे, और ए मॉलिक्यूल के ऊपर इसके भी फोर्स लगेगा, दैट इज द कोहेजिव फोर्स भी लगेगा। इधर 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 है, ये कोहेजिव फोर्स है और इधर एडेजिव फोर्स है। लेकिन आपको रिमेंबर करना है, देखो द नेट एडेजिव फोर्स एपी एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए, तो एपी एक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लास के वजह से। ओके, दैट इज द नेट एडेजिव फोर्स, इधर एक्ट करेगा। हॉरिजॉन्टल सिंस द वॉल इज वर्टिकल, ये वॉल वर्टिकल है। नेक्स्ट सेकेंड वन, मैग्नीट्यूड ऑफ द कोहेजिव फोर्स, कोहेजिव फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये है कोहेजिव फोर्स, एसी इज द कोहेजिव फोर्स, इज सो लार्ज दैट द नेट फोर्स एआर इज डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड। देखो इधर मर्क्यूरी है, इसके वजह से मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स रहता है दैट इज द कोहेजिव फोर्स रहता है, कोहेजिव फोर्स रहेगा, और ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में जो फोर्स रहता है वो रहता है एडेजिव फोर्स रहता है। इसमें कोहेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडेजिव फोर्स। इधर कौन सा रहता था, एडेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेजिव फोर्स रहता था, प्रैक्टिकली रिमेंबर करना है आपको। ओके, तो इधर कौन सा ज्यादा रहेगा, कोहेजिव फोर्स। कोहेजिव फोर्स मतलब जो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल इस मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे देन ग्लास के मॉलिक्यूल इधर रहेंगे, ग्लास के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा किधर रहेगा, ये मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे और वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इसके वजह से कोहेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडेजिव फोर्स रहता है, और एंगल कौन सा रहता है इधर, ग्रेटर देन 90 डिग्री रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेजिव फोर्स इज सो लार्ज, कोहेजिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू एडेजिव फोर्स, द नेट फोर्स एआर दैट इज नथिंग बट ये है नेट फोर्स। देखो इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। इधर दो फोर्स लग रहे हैं आपको, तो एक तो कोहेजिव फोर्स लग रहा है दैट इज द एसी, एंड एक तो एडेजिव फोर्स लग रहा है एपी करके। ओके, लेकिन कोहेजिव फोर्स ज्यादा है, इसके वजह से रिजल्टेंट किधर लग रहा है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है एआर, इनसाइड द लिक्विड लग रहा है, इनसाइड द लिक्विड। देखो इट इज डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड, लेकिन इधर कौन सा लगता था, डायरेक्टेड इनसाइड द सॉलिड लगता था। देखो एआर इधर लगता था और इधर एआर इनसाइड द लिक्विड लग रहा है, इसके वजह से ये लिक्विड का सरफेस ऐसे होगा वो। ओके, कौन सा होगा वो, दैट इज द कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा, दैट इज नथिंग बट ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इसीलिए इधर दिए द मेनिस्कस इट्स मेक्स कॉन्वेक्स सो दैट इट्स टेंजेंट 80 इज नॉर्मल टू द एआर। टेंजेंट 80 देखो ये टेंजेंट है, इधर टेंजेंट है 80 और ये नॉर्मल है एआर, एआर इज द रिजल्टेंट। ओके, तो वो नॉर्मल जनरेट होगा, नॉर्मल मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये थे दो कॉन्सेप्ट। सॉरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है नेक्स्ट एंगल का, दैट इज द जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है देखेंगे। देखो इधर जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज ये टेंजेंट और सॉलिड के बीच में रहता है, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में रहता है। हमने डिस्कस किया था सॉलिड सरफेस इन दोनों के बीच में रहता है। देखो इसको अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट तो ऐसे ही आएगा, टेंजेंट तो ऐसे ही आएगा क्योंकि इसके पास सर्कल नहीं है, ऐसे सर्कल जनरेट नहीं हो रहा है, वो सर्कल जनरेट नहीं हो रहा है। ओके, ये एक लाइन जनरेट हो रही है तो टेंजेंट तो इधर ही एक्ट करेगा। अगर टेंजेंट भी इधर ही है और सरफेस भी इधर ही है तो एंगल तो जनरेट ही नहीं होगा इधर। ओके, तो उसी टाइप को कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट भी इधर ही होगा, रिजल्टेंट भी इधर ही होगा और एडेजिव फोर्स भी इधर ही होगा, एडेजिव फोर्स भी इधर ही होगा। ओके, एडेजिव फोर्स और रिजल्टेंट दोनों ज्यादा होंगे और इधर एडेजिव फोर्स इज मच ग्रेटर देन
एडहेसिव फोर्स मच मच ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स रहेगा, कोहेसिव फोर्स रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इसके वजह से ये लिक्विड ऐसे ऊपर जाएगा, लिक्विड ऊपर जाएगा। ओके, तो एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स रहेगा। तो वो एंड थीटा कितना रहेगा 0 डिग्री, थीटा इधर जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो मैं इसके इरेज करता हूं और पॉइंट देखेंगे हम। देखो, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन दिस केस इज ऑलमोस्ट 0, हाईली एग्जाम्पल हाईली प्योर वाटर, हाईली प्योर वाटर। अगर आप इम्प्योर वाटर लेते हो, इम्प्योर वाटर लेते हो, इम्प्योर वाटर लेते हो, तो उधर आपको कॉन्केव मिनिस्कस दिखेगा। ये कॉन्केव मिनिस्कस कौन सा, ये कॉन्केव मिनिस्कस, ये प्योर वाटर नहीं है। इधर लिक्विड हमने कंसीडर किया था वाटर, लेकिन प्योर वाटर नहीं है। लेकिन अगर आप प्योर वाटर कंसीडर करते हो तब आपको मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, प्योर वाटर, प्योर वाटर अगर आप कंसीडर करते हो इधर, तो आपको कौन सा मिल जाएगा 0 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स नियर द कॉन्टैक्ट रीजन आर सो लेस इन नंबर दैट द कोहेसिव फोर्स इज नेग्लिजिबल। कोहेसिव फोर्स इसके पास, देखो ये पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हो तो इसके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है। इसके वजह से हम क्या करते हैं, एसी को, दैट इज नथिंग बट एसी हमने इधर नहीं दिखाया है, एसी हमने नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि इसके पास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं है, लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। तो एपी दिखाया है हमने। एपी मतलब कौन सा था, दैट इज द एडहेसिव फोर्स था। तो एडहेसिव फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स अप्रोक्सीमेटली हम क्या, नियरली इक्वल टू क्या लेते हैं, हम 0 लेते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द नेट एडहेसिव फोर्स इटसेल्फ इज द रिजल्टेंट फोर्स। नेट एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स हमने इधर एक्ट की है, तो इसके ऊपर और कौन सा फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स हमने क्या किया है, 0 कंसीडर किया है, ए से हमने 0 कंसीडर किया है। ओके, तो इसके वजह से यही रिजल्टेंट फोर्स होगा। रिजल्टेंट फोर्स ऐसे ही ज्यादा इधर ही एक्ट करेगा, तो एपी इज इक्वल टू AR होगा। नेक्स्ट वन, द टेंजेंट AT इज अलोंग द वॉल। देखो टेंजेंट ये कैसे रहेगा, अलोंग द वॉल रहेगा। ओके, अलोंग द वॉल मतलब अलोंग द ये सरफेस के ऊपर रहेगा, विद इन द लिक्विड, एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये थे पॉइंट 0 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट करके। नेक्स्ट और एक आएगा, दैट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री मतलब अभी ये टेंजेंट क्या करेगा, ऐसे होगा, ये कॉन्केव भी नहीं होगा और कॉन्वेक्स भी नहीं होगा। ओके, इस टाइप के कॉन्सेप्ट में देखो, कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी भी नहीं है, कॉन्वेक्स भी नहीं है और कॉन्केव भी नहीं है, इन दोनों के मिडल में उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये कैसे हम देखेंगे, देखो ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये टेंजेंट है, शायद ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। ओके, तो इधर तो सर्कल जनरेट ही नहीं हो रहा है, सर्कल जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज नथिंग बट थीटा, और वो कितना है 90 डिग्री। ओके, तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री एंड कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी करके। ओके, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमने कंसीडर किया है, एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, ए मॉलिक्यूल करके। तो वही देखो, ये एक हाइपोथेटिकल लिक्विड है। हाइपोथेटिकल मतलब, एक्चुअली हाइपोथेटिकल मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है आपको। हाइपोथेटिकल लिक्विड मतलब इट इज अ इमेजिनरी, इमेजिनरी, इट इज एक्चुअल आइडियल लिक्विड। आइडियल मतलब ये एक्चुअली नहीं रहता, लेकिन हमें इमेजिनेशन करके ये आपको लिक्विड कंसीडर करना है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकली ये लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल लिक्विड बोलते हैं। हैविंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, ऐसे कोई भी लिक्विड नहीं है तो थोड़ा भी ऐसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा वरना ऐसे बना सके। ओके, तो ये तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं बना रहे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री बना रहे, और ये स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो इस टाइप के लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल लिक्विड बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, इन दिस केस द नेट कोहेसिव फोर्स AC इज एग्जैक्टली एट 45 डिग्री। एग्जैक्टली एट 45 डिग्री में रहता है ये AC नेट फोर्स, दैट इज नथिंग बट, सॉरी, नेट फोर्स मतलब नेट कोहेसिव फोर्स। नेट कोहेसिव फोर्स AC इज एग्जैक्टली 45 डिग्री विथ आइदर ऑफ द सर्फेसेस। आइदर ऑफ द सर्फेसेस मतलब इस साइड 45 डिग्री और इस साइड 45 डिग्री, ये ऐसे ओके रहता है।
एंड द रिजल्टेंट फोर्स ए आर इज एग्जैक्टली वर्टिकल। ये रिजल्टेंट फोर्स ऐसे होगा, रिजल्टेंट ए आर इज डायरेक्टली वर्टिकल रहेगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने। ओके, सम टाइम आपको पूछ सकते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री एंड कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। तो एट दैट कंडीशन में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना रहना चाहिए? 90 डिग्री रहना चाहिए। ए आर क्या होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए। AC क्या होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। ये पॉइंट्स है, ये कंडीशंस है, ये आपको रिमेंबर करने।